नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि उन्हें एनसीईआरटी को पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और वो लाइन टू लाइन बच्चों को अच्छी तरह से एनसीईआरटी समझा सके। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम एक नया विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो विषय रहेगा हमारा हिंदी का विषय। तो उससे पहले मैं आपको 2 मिनट कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि पहली बात कि यदि आप कोई अन्य विषय पढ़ाना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको मैंने हर सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे एसएस हो। उनके क्वेश्चन आंसर भी करवाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। चाहे वो आपको अच्छा लगा हो, चाहे बुरा लगा हो। अच्छा लगेगा तो हम और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, अगर आपका नेगेटिव कमेंट करेंगे तो उससे हमें और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा कि हम अगला वीडियो और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये काम आपको ज़रूर करना है कि कमेंट में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है आज की। और आज फिलहाल हमारा चैनल छोटा है और आप साथ देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बाकी बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे, तो ये और मैं आपसे चाहूँगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, ज़्यादा समय मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने 2-3 मिनट आपके वेस्ट किए, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। आज की हमारी पोएम हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पोएम में क्या होता है, कविता में, कि जो कवि के शब्दों के भाव को हमें समझना होता है कि बहुत कम शब्दों में जो कवि है वो बहुत बड़ी बात कहना चाहता है और उस बड़ी बात को ही हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमारी पोएम को हम स्टार्ट करते हैं, हमारी कविता को। जो कविता का नाम है वो है आपका मातृभूमि। अब आप कहेंगे मातृभूमि क्या होता है, कि वो भूमि जिसको हम माता के समान समझते हैं, हमारी माँ के समान समझते हैं, माँ के बराबर दर्जा देते हैं, माँ के बराबर सम्मान के योग्य जो भूमि है, उसको हम बोलते हैं मातृभूमि। और इस कविता में हमारी मातृभूमि के बारे में बताया गया है। और मातृभूमि किसे कहा गया है? भारत देश का जो क्षेत्र है, भारत देश की जो भूमि है, उसको मातृभूमि कहा गया है। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते पोएम को पढ़ना। यहाँ दिया गया ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। तो ये कहता है कि भारत जो देश है ना, उसके कुछ स्थानों की बात बताता है कि उसमें कौन-कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। तो आपको यहाँ देखिए कि जो आपका डायग्राम ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हिमालय पर्वत है। उसने कहा कि यहाँ पे क्या जो हिमालय पर्वत है ना, उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है और वो ऐसा लग रहा है जैसे आकाश को छू रहा है। ठीक है, जब आप किसी बड़ी चीज को देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे वो आकाश को छू रहा है। तो एक बात आप ध्यान रखना कि जो यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत है और जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ये चीज आपको समझ में आ गई। जब हमने जो भूगोल पढ़ी थी, सामाजिक पढ़ी थी, उसमें भी हमने हिमालय पर्वत पढ़ा था। अब आप मुझे बता दीजिए, हिमालय पर्वत कौन सी दिशा में है भारत के? ये हम भारत माता का एक प्रतीकात्मक मैप बनाते हैं ताकि आप थोड़ा सा उस चीजों से जुड़ सके। ये भारत में है। हमने पढ़ा था कि भारत के ऊपर मुकुट के रूप में, ताज के रूप में क्या है? हिमालय पर्वत है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा दूसरा कलर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट दिख जाए कि यहाँ पे आपका क्या हिमालय पर्वत खड़ा है। ठीक है? इस प्रकार से लंबा है। तो इसने क्या बताया कि यहाँ पे भारत में क्या ऊँचा हिमालय है, जो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश को चूम रहा है। अब आकाश को चूम नहीं रहा हो, वो क्या है, उसकी ऊँचाई बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ बताई गई है। चीजें क्लियर। अब है नीचे चरण तले झुक। ये भारत माता है, ठीक है। चरण कहाँ होंगे श्रीमान जी? इसके जो चरण है वो यहाँ पर होंगे भी। इसने कहा कि इसके चरणों के नीचे झुककर नित्य सिंधु झूमता है। नित्य मतलब रोज, सिंधु मतलब, सिंधु का मतलब एक तो नदी है आपकी जो ऊपर बहती है, लेकिन इसने कहा कि नीचे सिंधु, सिंधु मतलब होता है आपका समुंदर, सागर। तो कौन सा सागर है जो इसके नीचे रोज झूमता है? वो आपका हिंद महासागर। आप नाम भी याद रखें कि हिंद महासागर है ना। समुद्र, वैसे तो इन्हें समुद्र बताया, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से समुद्र की बात कर रहा है। ये कर रहा है आपका हिंद महासागर है। यहाँ पे जो है ना आपका हिंद महासागर है, वो रोज यहाँ पे क्या झूमता है। ठीक है? झूमने का मतलब यहाँ पे क्या है, वो स्थिर है आपका समुद्र, हिंद महासागर। कि नित्य नीचे चरण तले झुक। समुद्र इसको क्या करता है? प्रणाम करता है, यहाँ पर झूमता है। कौन सा समुद्र? आपका हिंद महासागर। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा भी कि कौन सा सिंधु है, भी कौन सा समुद्र है, तो आप बता देंगे हिंद महासागर है। ऊपर आपका ऊंचा हिमालय पर्वत है। ये भारत देश के 2 स्थानों की बात की गई है पहले पैराग्राफ में।
अब उसके बाद बताया गया कि और कौन-कौन सी चीजें हैं भारत के जो आपके कुछ स्थान है ना उनका वर्णन किया गया। यहाँ पे वर्णन किया गंगा, यमुना, त्रिवेणी। तो आप कहेंगे ये सर गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, त्रिवेणी त्रिवेणी है आपका गंगा यमुना के साथ एक नदी और मिलके 3 नदियों का जो संगम होता है उसको त्रिवेणी बोलते हैं। तो कहेंगे सर ये तीसरी नदी कौन-सी है? तीसरी नदी आपकी कौन-सी है? सरस्वती। कौन-सी है? सरस्वती। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो कवि है ना वो कविता को क्या बनाएगा? वो कविता को सुंदर रसमयी बनाने की कोशिश करेगा और आपको उसमें छुपे हुए शब्द और उसका अर्थ ढूँढना है। ये कहता है गंगा यमुना नदी का जो आपका संगम है मतलब गंगा यमुना त्रिवेणी। त्रिवेणी मतलब सरस्वती शामिल हो जाएगी। ये 3 नदियाँ यहाँ पर लहर रही है मतलब ये तीनों नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही। ये कहता है कि इनकी जो छटा है ना इनकी सुंदरता ये क्या बहुत ज्यादा सुंदर नदी है और ये पग पग छहर रही मतलब ये हर जगह क्या सुंदरता फैला रही है। जिन क्षेत्रों से ये बह रही है एक सुंदर दृश्य का वो निर्माण करती है नदियां। चीजें क्लियर आपको? किन-किन स्थानों के बारे में हम पढ़ चुके? हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ चुके जो कि बहुत ज़्यादा ऊँचा है। हम हिंद महासागर के बारे में पढ़ चुके जो कि भारत माता के चरणों में झूमता मतलब भारत माता के चरणों की ओर स्थित है। उसके बाद हम गंगा, यमुना, आप सरस्वती नदियों के बारे में पढ़ चुके कि ये नदियाँ भारत में बहती हैं और जो क्या सुंदर दृश्य का निर्माण करती है, सुंदर नज़ारे का निर्माण करती हैं। दोनों पैराग्राफ क्लियर आपके? अब हम तीसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अब बताया गया वह पुण्य भूमि मेरी। वह मतलब हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहा है, भारत देश के बारे में बात कर रहा है कि भारत देश है, पुण्य भूमि है मेरी। पुण्य भूमि मतलब पवित्र भूमि है भी, ठीक है? ज्ञान की भूमि है, साधु संतों की भूमि है भी, ठीक है? धर्म की भूमि है, ये बात बताया गया। वह स्वर्ण भूमि मेरी। वह का मतलब तो आपका भारत देश ही हो गया। स्वर्ण भूमि मतलब सोने की भूमि का मतलब नहीं यहाँ पे स्वर्ण भूमि का मतलब है कि ये क्या है कि एक आपकी समृद्ध भूमि है। समृद्ध मतलब कि इसमें सारे संसाधन उपलब्ध हैं, इसमें संसाधन भी इसकी मिट्टी उपजाऊ है, मतलब ये धन से परिपूर्ण भूमि है, ये बात इसमें बताई गई है। वह जन्मभूमि मेरी कि हिंदुस्तान है जो भारत देश है मेरी जन्मभूमि इस भूमि पर मेरा जन्म हुआ है, वह मातृभूमि मेरी और ये क्या भारत देश मेरी मातृभूमि है, ये मेरी माता के समान है। चीजें क्लियर आपकी यहाँ तक? कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी मैं कोशिश करूंगा 100% कि आपका कोई भी डाउट न बचे। अब बताया गया है यहाँ पे कि झरने अनेक झरते, यहाँ पर जो झरने हैं ना वो बहुत सारे झरने यहाँ पर गिरते हैं जिसकी पहाड़ियों में मतलब भारत देश की पहाड़ियों से ना अनेक झरने बहते हैं। ठीक है, झरना क्या होता है कि जब पहाड़ में किसी ऊंचे स्थान से पहाड़ में से पानी गिरता है ना ऊंचे स्थान से तो उसको बोलते हैं झरने भी। क्या बोलते हैं? झरने। तो इसने कहा था कि झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, किसकी पहाड़ों में से क्या बहुत सारे झरने बहते हैं। चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपसे स्टार्टिंग बताया था कि आपको कवि के भाव को ढूंढना है। कविता के तो सिंपल मतलब जैसे हिंदी आप पढ़ते वैसा ही मतलब होता। ये कहता है चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। अब आप मुझे बताइए चिड़िया क्यों चहक रही है? क्योंकि ये कहता है कि ऊपर वाली 2 लाइनों से अगर हम इसको अटैच करेंगे तो ये कहेगा कि यहाँ जो अनेक झरने पहाड़ियों से गिर रहे हैं ना तो जो आपकी जलवायु है वहां का मौसम क्या है? बहुत बढ़िया है। और जो आसपास जो छोटे-मोटे पेड़-पौधे हैं ना तो उनमें क्या है चिड़िया बड़ी आपकी खुशी से चहक रही हैं। चीजें आपकी क्लियर यहाँ से कि चिड़िया क्यों चहक रही है? क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना है, सुंदर दृश्य है कि आपका पहाड़ों से झरने गिर रहे हैं, मौसम बिल्कुल ठंडा है। ठंडा मतलब सुहावने की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि वहाँ पे बर्फ गिरी हुई है। तो इस प्रकार क्या चिड़िया चहक रही हैं। अब यहाँ पे आ जाइए कि अमरैया घनी है। अमरैया की बात हो रही है आपके आमों के बाग से या आमों के पेड़ से। कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। तो ये कहता है कि अमरैया घनी है, कोयल पुकारती है। अमरैया मतलब कि आमों के बाग हो गए। तो वहाँ पे कोयल पुकारती है। अब आपसे कहेगा कि आमों के बाग हैं, कोयल पुकारती, इस बात का क्या मतलब? कोयल किसे पुकारती है? आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, तो उसमें ये पूछेगा कि कोयल किसे पुकारती है? कहता है कि ये जो बाग है ना आपके, ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ सिर्फ अगर हम बात करूँ कविता के भाव की, तो यहाँ सिर्फ आमों के बाग की बात नहीं की गई, उन सभी पेड़-पौधों की बात की गई, सभी बागों की बात की गई है कि बाग बहुत ज़्यादा घने हैं और कोयल क्या खुशी से अपने और साथियों को पुकार रही है।
ठीक है। आप यही लगा लीजिए कि आमों के बाग घने हैं, जो कोयल को बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। और कोयल क्या अपने साथियों को, अन्य पक्षियों को क्या कर रही, वो बुला रही है, ठीक है। बहती मल्ल पवन है तन मन सवारती। बहती मल्ल पवन, अब देखिए मल्ल पवन का वैसे तो अगर आप वर्ड मीनिंग जानेंगे, शब्दार्थ जानेंगे, तो मल्ल का मतलब होता है सुगंधित। क्या होता है? सुगंधित। आप कहेंगे सर पवन कैसे सुगंधित है, खुशबू कैसी, थोड़ा सा आप समझाओ। तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा भारत के बारे में जान लीजिए कि भारत की जो ना आपका दक्षिण साइड से यहाँ पे आपका केरल कर्नाटक में क्या है, मल्ल पर्वत है। क्या है? मल्ल पर्वत है। और वहां से क्या है कि उस जो साइड है उस क्षेत्र में चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। किस चीज के? चंदन के पेड़। और उस साइड से जब हवा आती है ना चंदन के पेड़ों से गुजरती हुई, तो उसमें चंदन की खुशबू आ जाती है हवा में। तो वही कहता है कि बहती मल्ल पवन है। मल्ल पवन मतलब सुगंधित पवन बहती है, जब वो आती है ना, तन मन संवारती है। जिस भी जीव जंतु मानव को वो पवन लगती है, मतलब जो भी मानव या आपका जंतु है, आपका जीव है, कोई भी जब उसको महसूस करता है ना, तो उसके मन में और तन में वो क्या है, ताजगी भर देती है। मल्ल पवन आपसे सुगंधित पवन। और मैंने आपको बता दिया सुगंधित पवन कैसे है, कि यहाँ पे मल्ल पर्वत है आपका, ठीक है, जो आपका जो एरिया है, तो वहां पे इस प्रकार से वो बहती है, चलती है पवन, ठीक है। इस दक्षिण की साइड से आती है, चंदन के बागों में से गुजरते हुए, तो उसमें चंदन की खुशबू बढ़ जाती है। जो क्या, जब भी कोई भी आपका मानव है, आपके अगर वो हवा लगेगी ना, तो आप भी, आपके मन में बिल्कुल ताजगी आ जाती है। आप भी, आपने कभी देखा होगा कि जब बारिश होती है, ठंडी ठंडी बिल्कुल हवा चलती है, तो भी आपका मन कितना खुश हो जाता है और आपका तन बिल्कुल ताजगी से भरपूर हो जाता है। तो उसी प्रकार ये बताया, जब ये खुशबू वाली पवन आती है ना, तो ये क्या है कि तन मन को ताजगी से भर देती है। चीजें क्लियर आपकी? अब वही बताया गया है कि वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि, वह मेरी धर्म की भूमि है, ठीक है। वह का मतलब हिंदुस्तान की भूमि। वह कर्म भूमि मेरी, कि जिस भूमि पर मैं कर्म करता हूँ, मतलब मेरे दैनिक में काम करता हूँ, कोई भी काम करना वो कर्म होता है, तो वही क्या है, मेरी कर्म भूमि है। उसी भूमि पर मैं कर्म करता हूँ। धर्म भूमि समझ में आ गए, धर्म धर्म की भूमि, ठीक है। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ये दोनों लाइनें मैंने आपको बता दी। जन्म भूमि क्या होती है? वह भूमि जिस पर मेरा जन्म हुआ है। और वह मातृभूमि मेरी, कि जिस भूमि को मैं माता समान समझता हूँ, माता के समान मेरी भूमि कौन सी है? भारत देश की भूमि है। तो अब तक जो हमने पोइम में पढ़े, वो थे यहाँ के जो स्थान थे भारत देश के, उसके बारे में बताया गया है। तो एक बार मुझे बता दीजिए कि पोइम में, जो कविता में, भारत के किन किन स्थानों के बारे में बताया गया है। तो आप बताएंगे सर भारत के आपके यहाँ पे किसके बारे में? हिमालय पर्वत के बारे में बताया गया है, आपके हिंद महासागर के बारे में बताया गया है, आपकी 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती के बारे में बताया गया है, झरनों के बारे में बताया गया है, आमों के बागों के बारे में बताया गया है, और मल्ल पवन के बारे में बताया गया है। तो मल्ल पवन किस प्रकार से? क्योंकि मल्ल पवन है वो आपके चंदन के बागों में से निकलती हुई आती है। जब वो खुशबूदार हवा किसी कोई भी जीव महसूस करता है, तो उसका मन और शरीर ताजगी से भर जाता है। अब यहाँ पे कुछ आगे, जो इससे आगे पार्ट है, उसमें कुछ जो भारत के जो महापुरुष थे उनके बारे में बताया गया, भारत देश के महापुरुषों के बारे में बताया गया है कि जन्मे जहाँ थे रघुपति, कि ये वो धरती है, वो धरती है, वो स्थान है, वो देश है जहाँ पे रघुपति का जन्म हुआ। रघुपति मतलब भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जन्मी जहाँ थी सीता, तो ये वही भूमि है जहाँ पे सीता का जन्म हुआ। सीता मतलब जानकी। जानकी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जानकी वो राजा जनक की पुत्री थी, उसके उसको जानकी बोलते हैं। श्री कृष्ण ने सुनाई वन से पुनित गीता। तो ये कहता है कि श्री कृष्ण ने सुनाई, क्या सुनाई? एक तो आपकी बांसुरी, ठीक है, और आपकी पवित्र गीता सुनाई, मधुर गीता सुनाई, ज्ञान देने वाली गीता सुनाई। आपको पता है गीता का उपदेश दिया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ ये वो भूमि है जहाँ पे भगवान ने जन्म लिया था, भगवान राम ने जन्म लिया, माता सीता ने जन्म लिया। ये वही धरती है जहाँ आपकी श्री कृष्ण ने जन्म लिया। मतलब वही है कि यहीं पे क्या है, श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, यहीं पे उन्होंने क्या गीता का उपदेश दिया था, ज्ञान का उपदेश दिया था। चीजें क्लियर हो रही है आपको? अब बताया गया गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। गौतम ने जन्म लेकर, गौतम मतलब ये महात्मा बुद्ध की बात हो रही कि इसी धरती पे महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था, जिसका सुयश बढ़ाया। जिसका मतलब भारत देश का, सुयश मतलब भारत देश का जो सम्मान है बाकी देश, बाकी दुनिया में, वो बढ़ाया।
क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे बहुत बड़े महापुरुष थे, तो उन्होंने यहाँ पे जन्म हुआ, तो क्या होता है कि इनका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया भारत देश का, ठीक है? तो अब देखिए जब भी कोई भी बड़ा आपका व्यक्तित्व होता है, जब वो किसी गाँव में जन्म लेता है ना, तो उसका हम ज़िक्र नहीं करते कि वो तो उस गाँव का है भी। ठीक है? तो उसी प्रकार क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म भारत देश में हुआ था, तो इसी प्रकार क्या भारत का उन्होंने यश बढ़ाया। अब महात्मा बुद्ध ने किस प्रकार महान व्यक्तित्व थे वो और बताया गया आगे की 2 लाइनों में, जग को दया दी सिखाई। मतलब कि जो महात्मा बुद्ध ने ना अहिंसा का पाठ पढ़ाया, दया का पाठ पढ़ाया, क्योंकि उनसे पहले जो आपके राजा वगैरह तो युद्ध वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना है, किसी जीव को हमें हानि नहीं पहुंचानी, किसी को मार-काट नहीं करना, हमें सादा जीवन जीना है, सत्य बोलना है। अहिंसा का पाठ उन्होंने पढ़ा था, अहिंसा सिखाई मतलब हमें मार-काट नहीं करनी। इसी लाइन को कहा गया जग को मतलब दुनिया को दया सिखाई, मतलब दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अहिंसा सिखाया, अहिंसा का मार्ग दिखाया। जग को दिया दिखाया, दिया दिखाना मतलब रास्ता दिखाया भी। रास्ता कौन सा? अहिंसा का और सत्य का उन्होंने रास्ता दिखाया कि हमें इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि पोएम के आपको भाव को समझना कविता का, यदि आपने भाव समझा दिया बच्चों को या आप कक्षा 6 के छात्र हैं, आपने भाव समझ लिया, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी प्रकार से आप हर प्रकार से क्वेश्चन कर देंगे। और इसी प्रकार से आपको पोएम पढ़नी है कि अगर आपसे कोई दूसरा भी कोई पूछ ले, तो आप तुरंत बता दें कि हाँ, हमने पोएम पढ़ रखी, इस बात का ये मतलब है। चीजें क्लियर हुई आपको? जग को दिया दिखाया, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। युद्ध भूमि मेरी भी, यहाँ पे देखिए युद्ध भूमि तो होती है जहां मैं युद्ध करता हूँ, ठीक है? जहाँ पे युद्ध हुए हैं ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन इसने कहा मेरी, मतलब कि जहाँ पे मैंने संघर्ष किया है, जीवन जिया है, ठीक है? जीवन को व्यतीत किया वो भूमि है ये, वह बुद्ध भूमि मेरी, मतलब वो बुद्ध की भूमि है भी, ठीक है? जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया वो भूमि है, ठीक है? युद्ध भूमि आप बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ठीक है? वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वो मेरी मातृभूमि है, माता के की जैसी भूमि है, ठीक है? माता के बराबर सम्मानीय भूमि है, वह जन्म भूमि मेरी है, वह जन्म भूमि जिस पर मेरा जन्म हुआ है। तो ये कविता जो आपकी लिखी गई है, लिखी गई है सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा, ठीक है? सोहन लाल द्विवेदी क्या है, बहुत बड़े एक कवि हुए हैं हमारे भारत के, उन्होंने ये कविता लिखी है, ठीक है? एक बार मैं आपको 2 मिनट में सारी पोएम का रीजन बताता हूँ। सबसे पहले कुछ स्थानों के बारे में बताया गया, आपका हिमालय पर्वत के बारे में, आपका हिंद महासागर के बारे में, समुद्र के बारे में, 3 नदियों के बारे में बताया गया है, आपका झरनों के बारे में बताया गया है और आपका किसके बारे में बताया गया है? आप कहेंगे सर 3 नदी आपकी गंगा, यमुना और सरस्वती। कुछ महापुरुषों के बारे में, श्री राम ने, माता सीता ने, जानकी मैंने आपको बता दिया। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गीता का उपदेश दिया है, महात्मा बुद्ध ने यहाँ क्या लिया है? जन्म लिया है, जिन्होंने दुनिया को किसका मार्ग दिखाया? सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। और आपको बताया यह बुद्ध भूमि है, युद्ध भूमि है मेरी, ठीक है? तो ये कविता किसके द्वारा लिखी गई? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, मातृभूमि कविता है, उसके आपका क्या है कि कवि का क्या नाम हुआ है? सोहन लाल द्विवेदी। अब सोहन लाल द्विवेदी के बारे में बस आपको ये बातें याद करनी है कि जो सोहन लाल द्विवेदी है ना, तो उनका जन्म 125 साल पहले हुआ था, 1906 में हुआ था, याद रखना। और उनकी मृत्यु हुई थी 1988 में। और उस समय क्या था जब उनका जन्म हुआ, तो भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, मतलब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय। तो उन्होंने क्या है कि अंग्रेजों का विरोध किया भी अपनी लेखनी से, मतलब अपनी कलम से भी। जो वो कविताएं लिखते थे वो देशभक्ति के बारे में ज्यादा लिखते थे, ताकि लोग में क्या हो कि देशभक्ति की भावना जागृत हो, वो अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों आजाद होने की वो चेष्टा करें, ठीक है? अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लिखा। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय देशभक्ति था। ये आपसे पूछ सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उनकी जो रचनाएं हैं उनका प्रमुख विषय क्या था? प्रमुख विषय वो देशभक्ति था। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था, मतलब वो भारत के गौरव का ज्ञान करते थे, मतलब कि अपनी कविताओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से वो बताते थे कि भारत कितना महान है, ठीक है? हमेशा इन बातों के बारे में वो लिखते थे। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं, बड़े चलो बड़े चलो, बड़े चलो तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, ऐसे करके कुछ पोइम, वो पोइम इनकी लिखी हुई है। और एक उसमें लिखी हुई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये 2 पोइम और आपको याद करनी है, चाहे आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले। अब आप इस पोइम में से आप उस सबका जवाब दे सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, अगर 1-2 क्वेश्चन आपको करवाऊं ना,
अलग से वीडियो बनाएगा। मैं अब इसके क्वेश्चन आंसर का 1-2 बातें मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो आप देखते ही बता देंगे, सिंधु शब्द आया है। ठीक है, आपके चरण नहीं आया, वंशी तो आपकी बांसुरी थी, आपकी हिमालय तो पर्वत है, सिंधु मैंने बताया था ना आपको कि हिंद महासागर के लिए सिंधु शब्द प्रयोग हुआ है। मातृभूति कविता भारत की प्रशंसा की गई है। आपको बताया ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी है, भारत की प्रशंसा ही करते थे। आपने बता दिया भारत देश की प्रशंसा करते थे। इसमें आपकी भारत की महापुरुषों की भी की गई है, जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता भी बताई गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। लेकिन इन तीनों में शामिल हो जाएंगे आपकी भारत की प्रशंसा की गई है भी। आपको आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से पोएम और हर लेसन में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो हम मिलेंगे अगले पार्ट में, जिसमें हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, और इसी प्रकार मैं सभी लेसन आपको डिटेल में समझाता हुआ चलूंगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।